नमस्कार, स्वागत है आपका दूरदर्शन मध्य प्रदेश के लोकप्रिय कार्यक्रम कानूनी सलाह में। हर बार की तरह हम एक बार फिर हाजिर हैं आपके लिए एक नए कानूनी विषय पर चर्चा लेकर। आज हम चर्चा करेंगे कानून के नए प्रावधानों और संशोधनों के बारे में, लेकिन उससे पहले हम आपसे ये बात कहना चाहते हैं कि भारतीय होने के नाते हम दुनिया के सबसे भाग्यशाली नागरिकों में से एक हैं, क्योंकि हमारी जो डेमोक्रेसी है, हमारा जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो दुनिया का सबसे शानदार और लिखित सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है और इसमें हमें अधिकार है हमारी अपनी सरकार को चुनने का। आज का दिन ऐतिहासिक है। हम आशा करते हैं कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी में आपने अपने वोट डालने का अधिकार का सदुपयोग ज़रूर किया होगा, क्योंकि अगर आप इस बार चूके तो फिर अगले दौर में ही आप आपके अधिकार का सदुपयोग कर पाएंगे। अभी भी देर नहीं हुई है। अगर सुबह से आप पोलिंग बूथ तक नहीं जा सके हैं तो प्लीज़ अब तक ज़रूर जाएं और वोट दें। इसी के साथ अगर हम कानूनी सलाह कार्यक्रम की बात करें तो आज का दिन इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि आज हम चर्चा करेंगे कानून के नए प्रावधानों और संशोधनों के बारे में। इस विषय पर चर्चा करने के लिए कार्यक्रम में हमारे साथ हैं भोपाल के जाने माने अधिवक्ता श्री श्रीवास्तव। सर, हम आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। इसी के साथ हमारे साथ हैं NLIU में असिस्टेंट प्रोफेसर रिद्धिमा दीक्षित जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आप हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए। हम आप सभी को ये याद दिलाना चाहेंगे कि ये एक लाइव फ़ोन इन कार्यक्रम है। आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से सीधा संपर्क कर सकते हैं और उचित कानूनी मशवरा आपको हमारे विशेषज्ञ देंगे। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे मैम आपसे कि ये बात जग ज़ाहिर है, एवरीबडी नोज़ कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो दुनिया के सबसे शानदार कॉन्स्टिट्यूशंस में से एक है और दुनिया के जितने भी आइकॉनिक पर्सनालिटीज़ हैं या रिसर्चर्स हैं, दे एक्चुअली विज़िट आवर कंट्री। वो हमारे स्टूडेंट्स हों या रिसर्चर्स हों, फेलोशिप स्टूडेंट्स हों, वो आते हैं, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का अध्ययन करते हैं और अपनी अपनी कंट्रीज़ में रिस्पेक्टिवली वो अगर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं अपने अपने बैकग्राउंड के हिसाब से। इतना शानदार कॉन्स्टिट्यूशन होने के बाद भी आपको क्यों लगता है कि यहाँ पे संशोधन की ज़रूरत पड़ी? कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन जैसे हम एक तरीके से उसे एक हम बोलेंगे एक नींव की तरह देखा जाता है कि जिसके ऊपर हम चीज़ों को बनाते हैं आगे। जी जी जी। तो उस प्रकार से हम अगर देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्योंकि हमारा एक डायनेमिक कंट्री भी है जी। और उतना ही ज़्यादा हमारे पास डेवलपमेंट भी हो रहा है। तो रिक्वायरमेंट जब जब लगती है कि ज़रूरत है कि किसी भी तरीके के संशोधन कराने की ज़रूरत है, तो वो समय के साथ और हमारी लॉ को और अच्छा बनाने के लिए किया जाता है। तो इसीलिए हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में भी बहुत ही लिमिटेड, बहुत ज़्यादा नहीं पर लिमिटेड। और जब हम आज देख रहे हैं कि तीन जिन्हें हम बोलते हैं कि किसी भी नागरिक के लिए सबसे इम्पोर्टेंट लॉ है, क्योंकि हम सिविल लॉ में तो ये देखते हैं कि किसी व्यक्ति को जेल नहीं जाना पड़ता जी। लेकिन जैसे ही हम किसी की फ्रीडम को कर्टेल करना शुरू करते हैं जी जी। तो उसके लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है कि हम एक तरीके से प्रॉपरली उस चीज़ रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर सके। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बात करते हैं, तो उस प्रोसेस को फॉलो करने के लिए क्या क्या चेंजेस की ज़रूरत है, वो हमारे जो नए 3 लॉज हैं उनमें चेंज के तरीके से इंट्रोड्यूस किया गया। ओके, दैट्स वेरी नाइस। इस विषय पर सर आपका क्या कहना है? कॉन्स्टिट्यूशन तो एक सोर्स ऑफ ऑल द लॉज है हमारे हिंदुस्तान में जी। और कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था उसके बाद से आज की तारीख तक सोसाइटी में बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं। जी जी। और टू हैंडल द चेंजेस आपको कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना होगा, आपको मोबिलिटी लाना पड़ेगी कॉन्स्टिट्यूशन में। आप किसी एक चीज़ पर स्टिक होकर नहीं रह सकते, स्थायी बन के नहीं सकते। चेंज इसलिए ज़रूरी है जी। और चूँकि जो सोर्स ऑफ लॉ है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है और उसके ही जो बताए गए परिसीमाएं हैं उसके अंदर कानून बनते हैं। अब तो जैसे जैसे सिस्टम में या सोसाइटी में चेंजेस आ रहे हैं तो अब चूँकि अपराध करने के तरीके और अपराधों के परिभाषा में भी परिवर्तन आ रहा है, तो इसलिए उनको प्रॉपरली हैंडल किया जा सके, इसलिए जो 3 नए कानून सरकार ने या जो हमारी संसद ने बनाए हैं वो वर्तमान परिस्थितियों में परिप्रेक्ष्य में पृष्ठभूमि में आवश्यक है। जी 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 जी। इजाज़त लूँगी, एक फ़ोन कॉल हम अटेंड कर लें। हमारे रेगुलर व्यूअर हैं नंदस्वरूप मिश्रा जी बाराबांकी से। हेलो। हेलो जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। नमस्कार सर, मैं जानना ये चाहता हूँ कि अब जमाना डिजिटल इंडिया में आ गया है, तो इसमें जो नए नए अपराध होते हैं तो उसके हिसाब से कौन कौन से नए कानून बनने चाहिए?
जी ज़रूर, हम इस विषय पे भी चर्चा करेंगे। आज के विषय से संबंधित भी हम चाहेंगे कि हमारे जितने भी दर्शक बंधु हैं वो हमसे आज के विषय से संबंधित भी सवाल पूछें, इसका जवाब भी हम आपको ज़रूर देंगे। मैम, इस विषय पे आप क्या बताना चाहेंगी? जैसे उन्होंने पूछा कि नए नए कानूनों की ज़रूरत हमें क्यों पड़ रही है, तो पहला चीज़ जो हम अभी नए लॉ में देखते हैं, एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि अब सभी लोगों के साथ होता है कि आपके पास एक फ़ोन कॉल आता है ना, उससे आपको एक OTP पूछ लिया जाता है या आपसे कोई पासवर्ड पूछ लिया जाता है। ये सारे जो कानून में इसके लिए बहुत ज़्यादा क्लियर कोई प्रोविज़न नहीं था IPC में। जैसे नॉर्मली 415 के अंदर चीटिंग के अंदर समझा जाता था, लेकिन अब CRPC जो कि चेंज हो गया है BNSS में, उसी के लिए एक पूरी सही तरीके से लोकेशन डिसाइड कर दी गई कि कहाँ हम उस मैटर को कहाँ रजिस्टर किया जाएगा, किस जगह पे आप परामर्श के लिए जा सकते हैं, ये सारी चीज़ें उन्होंने लिमिट कर दी हैं। दूसरी चीज़, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को इम्पोर्टेंस देते हुए काफ़ी बड़ा अमेंडमेंट है। अमेंडमेंट क्या, पूरा ही नया लॉ है, जो एडिशन है, जो कि तीनों में फ्लो हो रहा है। पहले वो 2000 में जब IT एक्ट आया था तो छोटे छोटे प्रोविजंस इधर उधर जोड़े गए थे, स्कैटर्ड थे, कहीं एविडेंस लॉ में जोड़ा गया था, कहीं CRPC में जोड़ा गया था, IPC में भी कुछ कुछ प्रोविजन जोड़े गए थे। अब उन्हें प्रॉपरली स्ट्रीमलाइन कर दिया गया है। इसी के कारण अब हम देख रहे हैं कि जो उन्होंने बोला ना, नए परिप्रेक्ष्य में नया तरीके का कानून होना चाहिए, तो वो जो प्रॉब्लम है जो कि अब बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, क्योंकि इंटरनेट आज की डेट में सभी के पास में है, सभी के पास मोबाइल फ़ोन है, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। मेरी ही कुछ कलीग हैं, मेरे साथ खुद के साथ भी ये हुआ है कि हमने कुछ लॉटरी जीत ली है, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। तो वो चीज़ों को हम चाहे कितना भी कोशिश करें सोशली उस चीज़ को अडेप्टेबल बनाने के लिए, बट अभी हमें उसके लिए स्ट्रिक्ट कानून की ज़रूरत है। ये था आपके क्वेश्चन का आंसर। जैसा कि आपका सवाल भी था कि डिजिटलाइजेशन के चलते सभी लोग जो है गैजेट्स, मीडिया, डिवाइसेस, इंटरनेट खासकर, इन सब से एक्सपोज रहते हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ बहुत सी एहतियात की ज़रूरत होती है। लेकिन हर व्यक्ति इतना ज़्यादा एडवांस होके नहीं सोच सकता, क्योंकि वो कोई ना कोई काम में व्यस्त होता है, वो इन चीज़ों को यूज़ कर रहा होता है, तब उसका फोकस उस काम को कंप्लीट करने की तरफ ज़्यादा होता है, बचाव के बारे में ना सोचते हुए वो जब पूरा अटेंशन उसका काम के प्रति होता है तो इस तरह के ऑफेंसेस का कोई ना कोई शिकार ज़रूर हो जाता है। और हमारी सोसाइटी में बुज़ुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, टीनेजर्स भी हैं, और स्पेशली वो सारे लोग भी हैं जो एक्चुअली में स्टेक होल्डर्स हैं, हमारी जो सोसाइटी रन करती है, जो काम करते हैं जो लोग, उनके सेफगार्ड्स के लिए बहुत से नए प्रावधान इंट्रोड्यूस किए गए हैं, और इसी को हम चर्चा करेंगे आज के इस अंक में। आप जारी रखिए, हमारा ये कार्यक्रम देखते रहिए। सर, आप बताएं कि आपको क्या लगता है, क्या नए इंट्रोडक्शंस हुए हैं और पहले के और अब के कंपैरिजन में, क्योंकि ये इम्प्लीमेंटेशन कब से होगा? जुलाई ऑनवर्ड्स होगा? 1 जुलाई से होगा। आपको क्या लगता है, ये जो ऑफेंसेस अभी हो रहे हैं, और अगर इनको तब इनको ट्रायल में अगर जुलाई के बाद लाया जाएगा तो उन पे क्या लागू होगा? जो अभी प्रेवलेंट लॉ है वो, एग्जिस्टिंग लॉ है वो, या फिर जुलाई वाला? अभी जो नए कानून आए हैं उसमें रिपीलिंग और सेविंग क्लॉजेस दिए गए हैं जी, और उनमें ये बताया गया है कि 30 जून को रात 11:59 तक जो भी ऑफेंसेस रजिस्टर हो चुके होंगे जी, उनके संबंध में जो भी ट्रायल का प्रोसीजर होगा वो पुराने कानून के माध्यम से चलाया जाएगा जी। और अगर 12 बजे 1 जुलाई से तो वो नए सारे के सारे कानून के प्रावधान हैं, जो चाहे वो BNSS हो, चाहे BNS हो, चाहे साक्ष्य अधिनियम हो, जी, जी, जी। उनके प्रावधान लागू होंगे। यानी 30 जून ऐतिहासिक होने वाला हाँ, है। 30 जून का 11:59 बड़ा इम्पोर्टेंट समय होने वाला है। जी, जी, जी। ये बहुत अहम है। इनफैक्ट जितने भी लोग, इसी बीच में हमारे साथ एक हमारे दर्शक जुड़ रहे हैं, अशोक जी जबलपुर से। हेलो, हेलो अशोक जी, आप हमें सुन सकते हैं? हाँ जी सर। जी, सवाल पूछिए, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी मैडम जी, जी, मेरा सवाल ये है सर से कि अधिकतर देखा गया कि कुछ लोगों को लोग झूठे केस में फंसा देते हैं, जी, तंग करते हैं, उनको कुछ घर परिवार नहीं बनने देते या उनके घर नहीं बनने देते, तो इसके लिए कोई संशोधन किया गया है कानून संविधान में क्या? इसके बारे में कुछ बताइए। थोड़ा बहुत भी कुछ है जिससे कि लोगों का जीवन अच्छे से व्यतीत हो सके, तो लोग परेशान हो जाते हैं, उनके घर परिवार सब उजड़ जाते हैं उसके बाद।
इसके लिए क्या है कानून में, कुछ बताइए जरा। जी ज़रूर सर, आप बताना चाहेंगे? हाँ, जी ये आपका बड़ा इम्पोर्टेंट बिंदु है। ये नए कानून में इस बात पर ध्यान दिया गया है। जो DNSS है, जो CRPC को रिप्लेस कर रहा है, जो नया कानून है, उसमें पहले जो FIR होती थी, उस FIR में अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस की या संज्ञेय अपराध की कोई शिकायत होती थी तो जो भारसाधक अधिकारी हैं या थानेदार साहब हैं, आपकी भाषा में बात करूं तो थानेदार साहब के पास उस FIR को रजिस्टर करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। लेकिन अब जो नया कानून आ रहा है, उस नए कानून में ये प्रावधान कर दिया गया है कि अगर भारसाधक अधिकारी या थानेदार साहब को ऐसा लगता है कि जो शिकायत है वो शिकायत किसी भी तरह से सही नहीं है या किसी तरह की दुर्भावना के तहत की गई है, तो उनको बस प्राथमिक जांच या प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने का अधिकार दिया गया है। और उसके संबंध में भी एक प्रावधान ये कर दिया गया है कि 3 साल और 7 साल तक की जो सजाएं हैं उनसे संबंधित अपराधों में तो DSP साहब और SP साहब की परमिशन लेके वो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकते हैं और उसमें वो जांच भी कर सकते हैं। अगर उन्हें ऐसा लगता है कि शिकायत गलत है तो उस शिकायत को वो निरस्त भी कर सकते हैं, खारिज भी कर सकते हैं। इसी तरह एक प्रावधान और किया गया है कि पहले जो अगर किसी कोर्ट के समक्ष अब सीधे शिकायत की जाती थी किसी भी क्रिमिनल ऑफेंस का, पहले तो वो कोर्ट जो थी वो बिना सामने वाले पक्षकार को सुने उसके खिलाफ संज्ञान ले लेती थी, उसके खिलाफ नोटिस इशू कर देती थी। लेकिन अब इस नए कानून में फिर प्रावधान किया गया है 223 सेक्शन में कि अगर कोई शिकायत या कोई कंप्लेंट सीधे कोर्ट के पास आती है किसी अपराध के संबंध में, तो वो कोर्ट है जब तक उस अपराध या उस शिकायत का उस परिवाद पर शिकायत पर कोई संज्ञान नहीं लेगा जब तक कि वो संबंधित आदमी को सुन ना लेगा। तो ऐसी स्थिति में ये 2 सेफ गार्ड दे दिए गए हैं। जो इनोसेंट लोग हैं या जो मासूम लोग हैं उनको गलत कानूनी कार्रवाई से बचाने के लिए। और ये कहीं ना कहीं थ्योरी ऑफ नेचुरल जस्टिस का भी एक गोल्डन रूल है, ऑडियो अल्टो पार्टम, जिसमें कि दूसरे पक्ष को भी सुना जाएगा तभी उस पर एक्शन लिया जाएगा। इसी के साथ हमारे साथ विपिन जी जुड़ रहे हैं सागर से, टेलीफोन के माध्यम से हम उनसे पूछते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो जी नमस्ते मैम। स्वागत है आपका, नमस्ते, सवाल पूछिए। जी मैम, मैं ये जानना चाह रहा था कि बहुत सारे कानून जो होते हैं जो इंडियन पार्लियामेंट से भी पास होते हैं और वो पूरे भारत में लागू होते हैं, तो ये तो ठीक है मैम, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा था कि बहुत सारे राज्यों के अपने अलग अलग कानून होते हैं, वो प्रावधान करते हैं, तो ये क्या प्रक्रिया रहता है, इसके बारे में मुझे जानना था कि कुछ कानून ऐसे होते हैं जो राज्य अपने अलग से बनाते हैं, तो ये कैसे क्या रहता है, ये जानना था। जी जी जी, मैम इस विषय पर आप जानकारी देंगी? क्योंकि हमने कॉन्स्टिट्यूशन से ही बात शुरू की थी, तो मैं पहले वही चीज़ बताती हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन 3 तरीके की लिस्ट बताता है शेड्यूल 7 के अंडर। सेंट्रल लिस्ट रहती है, स्टेट लिस्ट रहती है और कंकरेंट लिस्ट रहती है। तो जो सेंट्रल के लिए लिस्ट जो रहती है वो वैसे कानून होते हैं जिसमें सिर्फ पार्लियामेंट ही लॉ, पार्लियामेंट यहाँ पे होगा दोनों जो हमारे संसद, हाँ जी, दोनों हाउसेस हैं, वो लोग मिलके लॉज इनैक्ट करेंगे। वहीं जो स्टेट लिस्ट रहती हैं, स्टेट लिस्ट ऐसी लॉज के लिए बनाई जाती है जहाँ पे स्टेट अपने हिसाब से लॉ बनाए जी। और कंकरेंट लिस्ट ऐसी रहती है कि ऐसे वो सब्जेक्ट जिसमें सेंटर भी लॉ बनाता है और स्टेट भी लॉ बनाता है जी। जब हम क्रिमिनल लॉ को यहाँ देखते हैं तो क्रिमिनल लॉ भी एक तरीके से, हम जब पुलिस को देखते हैं तो वो स्टेट के पास आती है, और क्रिमिनल लॉज में हम कंकरेंट जुरिस्डिक्शन देखते हैं लॉज बनाने के लिए। जी, जी। तो उसी के तहत, क्योंकि हम लोग ये नए लॉ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जी, तो एक प्रोविजन जो विक्टिम्स कंपनसेशन स्कीम के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है BNSS में जी, वो बताता है कि स्टेट को एक सेंट्रल लेजिस्लेशन ने पावर दे दी है कि वो अपने अपने एरिया में अपने हिसाब से लॉ बनाए। तो किसी भी जगह पे किसी भी तरीके की अगर लॉ बनती है, चाहे स्टेट, सेंटर या कंकरेंट, वो लिस्ट डिसाइड करती है कि कहाँ पे कौन सी चीज़ को इनैक्ट किया जाएगा। जी जी जी, दैट इज़ वेरी थॉटफुल कि जो सेंटर है उन्होंने स्टेट को इतनी लिबर्टी और डिस्क्रिशनरी पावर दे दिया है कि वो उसके हिसाब से उसको स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। विपिन जी, हम आपसे ये गुजारिश करेंगे, इनफैक्ट हम हमारे सभी व्यूअर्स से ये गुजारिश करेंगे कि भारतीय होने के नाते एटलीस्ट संविधान की बेसिक जानकारी को हमें वक्त वक्त पर अपडेट इसलिए करते रहना चाहिए कि इससे हमारा और हमारे समाज का हर तरह से जीवन आसानी होगा
क्योंकि ये जो नया इंट्रोडक्शन है जिस पे हम आज का ये अंक कर रहे हैं, हम निवेदन करते हैं सभी से कि आप नए लॉज को ज़रूर पढ़ें। इससे आपकी जो थिंकिंग का जो पैटर्न है उसमें इजाफा होगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने अधिकारों का सदुपयोग कर पाएंगे और इसी के साथ ड्यूटीज़ भी फुलफ़िल कर पाएंगे जो हर नागरिक का कर्तव्य होता है देश के प्रति। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे कि आप हमें थोड़ी देर पहले जो बता रहे थे उसी विषय पर हम लौटते हैं कि जैसे जो नए लॉज की बात है तो एग्जैक्टली कौन सी 3 किताबों का कौन से 3 नए रूप में हम देखेंगे जुलाई में, वो आप थोड़ा बारीकी से हमारे सभी व्यूअर्स को बताएं, क्या नाम है इन किताबों के? जी, क्योंकि मेरे पास ये रखा हुआ है तो मैं आपको इसी को अगर चाहें तो दिस इज़ ज़रूर। कॉल्ड नॉर्मली क्रिमिनल मैनुअल कहा जाता है। क्रिमिनल जी। मैनुअल में 3 लॉज आती हैं। जी इस अभी तक जो लागू लॉ है वो है इंडियन पीनल कोड 1860 जी जो कि आईपीसी होता है। फिर हमारे पास है सीआरपीसी, दैट जी। इज कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, जो जी। 1973 में इनैक्ट किया गया था। जी जी और उसी के साथ में एविडेंस एक्ट आता है, इंडियन एविडेंस एक्ट, जो कि 1872 का 1872 में। इनैक्टेड है। जी। तो इनमें से 2 लॉ तो हम वैसे ही समझ जाते हैं कि वो कॉलोनियल लेजिस्लेशन जैसे हम बोलें कि वो हमारे उस टाइम पे बनाया गया है जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी ब्रिटिशर्स के अधीन था। जी कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं बना था। जी तो ये 2 लॉ हम एक तरीके से बोल सकते हैं कि कॉलोनलाइज्ड लॉ थे, क्योंकि उस टाइम पे कुछ प्रोविजंस इस तरह के थे जिसमें ये जो नागरिक थे उनको उतनी अच्छी तरीके से नहीं केटर किया जाता था, प्रोटेक्शन भी नहीं किया जाता था। तो ये तीनों लॉज को जब हम आज रिप्लेस देखते हैं तो हम देख रहे हैं आईपीसी की जगह पे भारतीय न्याय संहिता, सीआरपीसी की जगह पे नागरिक सुरक्षा संहिता और एविडेंस एक्ट के अंडर की जगह पे अब हम देखेंगे भारतीय साक्ष्य संहिता या भारतीय साक्ष्य अधिनियम। जी। तो जब हम ये बात करते हैं तो मैं एक और चीज़ पे आपका ध्यान जाना ज़रूर, चाहूँगी। ज़रूर, जब हम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की बात करते हैं तो कोड एक बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव प्रोसीजरल लॉ होती है, लेकिन वहीं जब हम आज देखें तो सीआरपीसी को एक हमारे टीचर थे वो बोलते थे कि एक सिविल लिबर्टी का डॉक्यूमेंट है। वाह। कि अगर आप किसी भी व्यक्ति को जेल में रखना चाहते हैं तो आप इतनी चीज़ें फॉलो करेंगे, उसके बाद ही उसे जेल में भेजा जा सकता है। जी तो आज जब हम उसका नाम बदलते हुए देख रहे हैं तो वो नागरिक सुरक्षा संहिता ही है। तो क्योंकि वो एक तरीके से रियलाइजेशन है कि हमारी सिविल लिबर्टीज कितनी जी, जी, जी। ज़रूरी है हमारे लिए, तो वो नाम बदलना और उसका जो बहुत ज़्यादा बड़े चेंजेस नहीं हैं, जो उससे उसकी बहुत मूल अवधारणा है जी बिल्कुल वही वो अलग हम ही उसके तरह से करीब आ गए हैं। जी हम और पास आ चुके हैं जी, उससे। जी। वो हमें एक तरीके का समझाती भी है कि हम इस डॉक्यूमेंट को अब हम कॉन्स्टिट्यूशन की लाइट में ज़्यादा देख रहे हैं। जी किसी तरीके से किसी को पनिश करने की जो हमारी अवधारणा रहती है कि पहले हम किसी को पनिश करें, हमारा नॉर्मली इंटेंट रहता है कि किसी ने कुछ गलत किया है तो हम उसे साबित करेंगे कि वो गलत है। यहाँ हम उसे साबित गलत करने की बात नहीं कर रहे हैं, हम प्रोटेक्शन के ऊपर ज़्यादा ध्यान जी दे रहे जी हैं। जी 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 इसी विषय पर आपका क्या कहना है? ये जो नई बुक्स इंट्रोड्यूस हुई हैं इनको आप किस तरह से आम लोगों के लिए परिभाषित करेंगे? ये नए कानून आए हैं वो नए कानून इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले जो एक चार्जेस लगते थे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी पे, ये ट्रांसपेरेंसी और इफेक्टिविटी बहुत कम थी पहले जी तो जो सीआरपीसी में जो चेंज करके जो नागरिक साक्ष्य सुरक्षा संहिता बनाई है जी उसमें जो उनकी ट्रांसपेरेंसी और इफेक्टिविटी को बढ़ाने की कोशिश करी गई है। जैसे कि कई बार आप लोगों ने देखा होगा स्टेटमेंट बिफोर पुलिस ऑफिसर, वो एक डॉक्यूमेंट होता था जिसे आप कागज़ पे लिख लेते थे और उस डॉक्यूमेंट पे आदमी ने अपने मन से कुछ स्टेटमेंट दिया है नहीं दिया है वो पुलिस वाले लिख लेते थे और ज़बरदस्ती साइन करा लेते थे और बाद में अदालत में खड़ा होकर उसके बेसिस पे प्रोसिक्यूशन शुरू हो जाता था। जी जी अब जो नई संशोधित नागरिक सुरक्षा संहिता, ये संशोधित तो नहीं बोलना चाहिए, नया कानून जो आया है, उस नए कानून में ये जो प्रक्रिया को उन्होंने मैंडेटरीली उसका ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग उन्होंने आवश्यक या आज्ञापक कर दी है कि यानी अगर आप कोई आदमी स्टेटमेंट दे रहा है जी अपने बारे में या ऑफेंस के बारे में कि वो उसका जो स्टेटमेंट है वो अपनी स्वेच्छा से दे रहा है, कोई दबाव नहीं है, कोई डर नहीं है, तो उसे आप रिकॉर्ड करेंगे। वो जो बोल रहा है वो रिकॉर्डिंग होगी, वो रिकॉर्डिंग को आप एज ए एविडेंस कोर्ट में अपनी चार्जशीट के साथ लगाएंगे तो कोर्ट उसको कंसीडर करेगा। तो इससे जो एक ट्रांसपेरेंसी आ रही है इन्वेस्टिगेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। जी जी और सबसे बड़ी बात है
कि अभी तक के हमारे जो प्रचलित कानून है सीआरपीसी, उसमें जो आजकल जो ऑफेंसेस बदल चुके हैं, आजकल ऑर्गेनाइज क्राइम हो रहे हैं, टेररिज्म के एक्ट होने लग गए हैं, और आपने अभी आईटी एक्ट से संबंधित इश्यूज बताए हैं। तो इन इश्यूज पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ना तो हमारी एजेंसीज के पास कोई अधिकार थे, ना इंस्ट्रूमेंट थे। लेकिन इस कानून में ऑडियो विजुअल एविडेंस को या ऑडियो विजुअल इन्वेस्टिगेशन को या डॉक्यूमेंट्स को सारी की सारी इन्वेस्टिगेशन करने का तरीका भी बता दिया गया है। और साथ ही साथ कई बार जैसे कई चीज़ों के सर्वर जो हैं, ऑफेंस इंडिया में होता है, व्हाट्सएप का कोई ऑफेंस हो रहा है, Yes. या कोई ऑर्गेनाइज क्राइम हो रहा है जो विदेश से हो रहा है, या कोई टेररिस्ट एक्ट हो रहा है वो विदेश से मॉनिटर हो रहा है। तो हमारे एजेंसीज के पास तरीका नहीं था कि वहाँ से, या उनको मालूम चल भी जाता था कि फलानी जगह से ऑफेंस ऑपरेट हो रहा है। लेकिन अब जो सीआरपीसी है उसमें उन्होंने ये प्रावधान कर दिया है कि वो परमिशन लेके हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी वहाँ जा सकेगी, विदेश में इन्वेस्टिगेट कर सकेगी, और हमारी एजेंसी को अगर हमारे देश में या किसी दूसरी एजेंसी को हमारे देश में कोई इन्वेस्टिगेशन करना, तो वो हमारे देश की कॉम्पिटेंट सरकार से, अथॉरिटी से परमिशन लेके इन्वेस्टिगेट कर सकेगी। इसलिए ये जो कानून बना है नया, वो कानून मेरे हिसाब से जो BNSS है, वो जैसा मैडम ने बताया, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स है, प्रोटेक्शन ऑफ सिविलियंस है, वो वाकई वो एक संहिता है, वो एक गीता है। वाह, कितना तो सुंदर। ये जरूरी ये है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बदलते वक्त के साथ जब इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं था, उस समय की परिभाषाएं, उस समय के ऑफेंसेस, उस समय के क्राइम्स, और उस तरह जिस तरह से लोगों को विक्टिम्स बनाया जाता था, जिस तरह से उनके अधिकारों का हनन होता था, वक्त के बदलते बदलते ऐसा कुछ होता चला जा रहा है कि हमारे नए नए राइट्स हमें समझ में आ रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमारी नई नई जिम्मेदारियां हैं एक दूसरे के प्रति। समाज में नई प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, फिर उसके सॉल्यूशंस के रास्ते रुक जाते थे, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया और प्रावधान में उनका कहीं भी जिक्र नहीं था। कई बार ये तरक्की के रास्ते में भी बाधा बनते थे। और जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन की बात अगर हम करें, तो क्रॉस बॉर्डर भी ये हमारे लिए सेफ गार्डिंग करेगा। एंड बिसाइड्स दैट, जैसा कि मैम ने थोड़ी देर पहले हमें बताया कि डिजिटलाइजेशन के चलते ये बहुत ज़रूरी है कि अगर हम कुछ भी गैजेट्स या इनफैक्ट हम इंटरनेट को किसी भी तरह से यूज़ कर रहे हैं, तो हमें किस तरह से इसमें सेफ गार्ड्स मिल रहे हैं। मैम, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, आपने एक टर्म यूज़ किया था, विक्टिम कॉम्पेंसेशन। जी, ये क्या है और नए कानून में इसे किस तरह मैं से? विटनेस प्रोटेक्शन ज़रूर, विटनेस प्रोटेक्शन की बात करें विक्टिम्स कंपनसेशन स्कीम तो हमारे पास सीआरपीसी में भी प्रेजेंट तो ये अभी इसमें भी मैम उसका अभी भी है। अभी भी इंट्रोडक्शन है। हुआ है? अभी उसी नहीं, के साथ इंट्रोड्यूस तो पहले हो चुका पहले है। हो चुका नहीं है। नहीं नहीं, क्या इसमें कुछ नए प्रावधान हाँ। है? क्योंकि ये पहले क्या था कि एक स्लैब हुआ करता था, और जब भी लोगों को ये, लोग इन द सेंस कि एज एंड व्हेन ये कंप्लीटली आइडेंटिफाई कर लिया जाता था कि इस पर्टिकुलर व्यक्ति के साथ ये ऑफेंस कारित किया गया है, तो विक्टिम कॉम्पेंसेशन के अंतर्गत उनको कॉम्पेंसेशन मिलने की एक प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती थी अलग अलग चरणों में। क्या यही प्रक्रिया को अभी भी अपनाया जाएगा या इसमें कुछ नए प्रावधान इंट्रोड्यूस किए गए हैं? सर आप आंसर। जी बताइए। पहले बहुत लिमिटेड था असल में। जी पहले एक फैटल एक्सीडेंट क्लेम एक्ट है, जी उसमें अगर कोई इंटाइटल्ड है किसी तरह का क्लेम लेने के लिए, जी तो उसको विक्टिम कंपनसेशन का फ़ायदा मिलता था। जी अब उन्होंने इतना लिबरल कर दिया है कि अगर कोर्ट को ऐसा लगता है, तो इवन अगर कोई पेनल्टी लगा रही है कोर्ट, जी अगर किसी को जुर्माने से दंडित भी कर रही है, तो वो जुर्माना उसको देने के लिए कोर्ट निर्देशित कर सकता है। ये बहुत कोर्ट को बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं ना, बहुत वास्ट पावर दे दिया, बहुत वाइड उनका, जिसे कह सकते हैं कि जुरिस्डिक्शन बना दिया है इन टर्म्स ऑफ विक्टिम कंपनसेशन। पहले बहुत लिमिटेड था कि अगर एक पर्टिकुलर एक्ट में अगर आप कवर हो रहे हैं तो ठीक है। बता दें। जी मैम पहले भी यही था पहले, लेकिन ये होता था हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इसको प्रैक्टिस करते थे जी कि लोअर कोर्ट्स उनको एक्सेसिबल नहीं था हाँ। क्योंकि विक्टिम्स कॉम्पनसेशन स्कीम नहीं थी। जब विक्टिम्स कॉम्पनसेशन स्कीम इंट्रोड्यूस करी तो वो कुछ गिनती के सेक्शन थे उसमें, लेकिन ये भी रिक्वायरमेंट नहीं थी कि अगर अक्यूज्ड भी पकड़ा होना चाहिए तब भी आप क्लेम कर सकते हैं। वो आज की डेट में भी है कि जैसे कई बार ऐसा होता है कि कोई पीड़िता है, उसके साथ जिसने भी अपराध किया है वो पकड़ में नहीं आ पा रहा है, और जो कि हम अभी देखेंगे भी कि इवन आप BNSS में ये है कि किसी भी अक्यूज्ड की एब्सेंस में भी ट्रायल किया जा सकता है, कि वो अगर नहीं आ रहा है कोर्ट में
तो भी कोर्ट प्रोसीड करेगा चार्जेस फ्रेम करने में और उसको आगे ट्राई करने के लिए। तो ये विक्टिम कंपनसेशन स्कीम में भी था कि अगर अक्यूज नहीं भी है, ट्रायल हो भी पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, आपको सिर्फ ऑफेंस बताना है और विक्टिम की उसमें क्या स्थिति है। क्योंकि अब हम अगर देखें तो विक्टिम के प्रोटेक्शन के लिए या विक्टिम के अप्रोच के लिए लॉ ने डेफिनेशंस में भी काफ़ी चेंजेस किए हैं। अगर आप देखेंगे भारतीय न्याय संहिता में तो एक चैप्टर है जो कि सिर्फ विमेन और चिल्ड्रन के से रिलेटेड ऑफेंसेस को डील करता है। उसका मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी। पहले आईपीसी में अगर हम मैं आपको 3 तरीके की चीज़ें बताती हूँ। 3 अलग अलग क्लासिफिकेशन है। एक होता है असॉल्ट, एक होता है ईव टीजिंग और एक होता है सेक्सुअल असॉल्ट या हम रेप की बात जब करते हैं। ये तीनों चीज़ें आईपीसी में अलग अलग चैप्टर्स में दी हुई थी। एक असॉल्ट के चैप्टर में दी गई थी, दूसरी रेप के चैप्टर में दी गई थी, तीसरी क्रिमिनल इंटिमिडेशन के चैप्टर में दी गई थी। ठीक है, लेकिन आज की डेट में वही 3 सेक्शन जो कि अलग अलग चैप्टर्स को बिलोंग करते थे, लेकिन वो प्रोटेक्शन किसी स्त्री को देना चाहते थे जी, राइट। तो इसलिए उनको एक चैप्टर में क्लब कर दिया गया है। तो ये भी बताता है कि जो अप्रोच है वो विक्टिम के प्रोटेक्शन की तरफ ज़्यादा है। हमने लॉ ऑफेंस को विक्टिम के प्रोटेक्शन के हिसाब से डिफाइन कर दिया है कि ये स्पेशल तरीके के एक्ट हैं जो कि सिर्फ इनके अगेंस्ट होंगे तो हम उसमें ज़्यादा हायर पनिशमेंट भी देंगे, हायर पनिशमेंट भी दे सकेंगे। चार्जेस जब फ्रेम किए जाएंगे तब भी आसानी होगी और कहीं ना कहीं जो हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स हैं उनको भी इसकी इम्प्लीमेंटेशन में एक स्ट्रीमलाइन डेफिनेशन मिलेगी जो विक्टिम है उसकी बात को कोर्ट के समक्ष रखने में कि इस कैटेगरी का ऑफेंस इस डिग्री तक कारित किया गया है। तो कहीं ना कहीं ये इसी बात पे आधारित है। आप विक्टिम्स के बारे में और क्या बात बताना चाह रहे थे? विक्टिम्स के लिए हम ये भी विटनेस के बारे में जी विटनेस के बारे में जी हाँ, विटनेस के लिए जो हमने नया कानून है उसमें इंट्रोड्यूस किया है वो विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम जी है, जी जी, जो कि अगेन हम लोगों की जब बात हुई थी कि जुरिस्डिक्शन अलग करने के लिए तो स्टेट को पावर दिया गया है कि वो अपने हिसाब से विक्टिम्स प्रोटेक्शन स्कीम बनाए। विक्टिम प्रोटेक्शन विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम लागू दोनों के लिए होगी, इवन विक्टिम्स के लिए। उसके अलावा दूसरे भी जो व्यक्ति हैं जो कि नहीं बोल पाते हैं, हम कई बहुत फेमस केसेस भी देखते हैं, जैसे हमने जेसिका लाल का ही केस देखा था, काफ़ी पुराना हो चुका है जी जी, बट बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे विटनेसेस अपने स्टेटमेंट्स ट्रायल कोर्ट में कुछ और देते हैं, बाद में उन्हें चेंज कर दिया जाता है। ये एक तरीके से क्या शो करता है कि वो विटनेस उतना सेफ फील नहीं करता है कि वो वही चीज़ जो उसने देखी है या सुनी है वो जाके कोर्ट में बोल पाए जी। उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए कि जो बार बार जो हॉस्टाइल विटनेस का कंसेप्ट होता है कि आपके विटनेस ने स्टेटमेंट ही चेंज कर दिया, वो रोकने के लिए एक तरीके से किया जा सकता है कि अगर मुझे ये प्रोटेक्शन है कि मैं मुझे जो भी ऑफेंडर है वो कुछ नहीं कर सकता, तो मैं वो उतना ओपन स्टेटमेंट दूंगी जितना मैं अगर डर में हूँ, जो कि हम बेल के लिए भी ग्रांट करने के टाइम पे रहता है कि अगर आप इंटिमिडेट कर सकते हैं विटनेसेस को तो आपको नहीं रिलीज़ किया जाता है जी। तो उसी तरीके से अगर हम देखें तो ये एक तरीके का इनिशिएटिव है। वैसे विसल ब्लोअर एक्ट वाज प्रपोज्ड, बिल वाज प्रपोज्ड राइट, बट वो अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया। बट अगर हम स्टेट के पास में देखते हैं तो स्टेट के पास ज़्यादा राइट्स हैं क्योंकि हर स्टेट अपनी तरीके से अमेंडमेंट कर सकता है उसमें और अपने रिक्वायरमेंट के जियोग्राफिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि हो सकता है जो यूपी में जो रिस्ट्रिक्शन में चीज़ें हो रही हैं वो एमपी में नहीं हो रही हैं, तो किस चीज़ को किस विटनेस को ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है और किस विटनेस को हम एक जनरल प्रोटेक्शन से भी हैंडल कर सकते हैं, वो स्टेट टू स्टेट डिफर करेगा। दिस इज़ वेरी थॉटफुल इन फैक्ट, क्योंकि सच में इस चीज़ से बहुत फ़र्क पड़ता है। और अगर एक लोकल पावर और जुरिस्डिक्शनल पावर अगर मिलता है स्टेट लेवल पर तो हर स्टेट अपने अपने लेवल पर बेस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए कोशिश कर सकते हैं। इस विषय पर आप कुछ कहना चाहेंगे सर? विटनेस प्रोटेक्शन का पर्पस ये है कि वो अभी तक जो होता था, क्योंकि अभी जून तक यही होने वाला है, रेट ऑफ कन्विक्शन जो होता था जी तो बहुत कम होता था और बेसिकली बहुत सारे ऑफेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें आपको आई विटनेस पे बेस ऊपर डिपेंड होना पड़ता है। हाँ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो गया वो एक डिफरेंट चीज़ है जी, लेकिन आपके ऑलमोस्ट 70-75% जो केसेस ऐसे हैं जो आपको आई विटनेसेस पे डिपेंड होना होता है, अगर उस केस की सक्सेस और फेलियर उस पर डिपेंड करती है। जी।
तो पहले तो जो हीट ऑफ द मोमेंट में आदमी शिकायत करने पहुंच जाता है, गवाह बन जाता है, लेकिन चूंकि हमारे यहाँ थोड़ा सा प्रोसीजर स्लो है, तो धीरे धीरे उस पे एक तो एक्यूज्ड का प्रेशर आने लगता है, सोसाइटी का प्रेशर आने लगता है, दुनिया का प्रेशर आने लगता है, तो वो अल्टीमेटली जब कोर्ट में स्टेटमेंट देने जाता है, जब वो अपने पुराने स्टेटमेंट से रिट्रैक्ट हो जाता है। जी 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 जी। ऐसी स्थिति में चूंकि सारा का सारा प्रोसिक्यूशन स्टोरी उस पर बेस्ड थी और वो होस्टाइल हो गया, तो आपका सक्सेस रेट प्रोसिक्यूशन के कम होते चले जा रहे थे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि भाई अगर किसी के साथ कोई विटनेस बना है तो उसको इस तरह का मन में भाव आए कि अगर मैं अदालत जा रहा हूँ, मैं न्याय का साथ दे रहा हूँ, मैं न्याय की प्रक्रिया में शामिल हो रहा हूँ, तो मुझे सुरक्षा मिले, मुझे, मेरे परिवार को। तो इसलिए उन्होंने स्टेट के ऊपर छोड़ दिया। कहीं ना कहीं ये सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ एक फ़ोन कॉल हम लेते हैं। हमारे साथ ग्वालियर से दीपेंद्र जी जुड़ रहे हैं। हेलो। हेलो, नमस्ते मैडम। नमस्ते, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, सवाल पूछिए। मैम ये आपका प्रोग्राम देख रहा था मैडम। मेरी एक जमीन है, मेरे पिताजी के नाम से है, तो उसका एक न्यायालय में प्रकरण चल रहा है। किसके नाम पर है सर? परमाल सिंह के नाम से, फादर के नाम। जी तो उससे जी। अभी तक उसका कलेक्टर ने किसी अगली पार्टी ने कब्जा लिखा लिया था 12 खाने में। वो कब्जा कलेक्टर ने काट दिया, सब कुछ हो गया, मतलब हाई कोर्ट वो स्टे लेके हाई कोर्ट में चला गया। तो हाई कोर्ट में जो ऑर्डर अभी तक उससे कोई निराकरण नहीं हुआ और स्टे ऑर्डर भी नहीं हुआ, पर निचली अदालतें हैं और निचली जो पुलिस वाले हैं वो कह रहे हैं इसमें केस चल रहा है, जबकि स्टे देंगे तो उन्हें इस पर कुछ समाधान हो सकता है। सर आप कुछ बताना चाहेंगे? आप समाधान चाहते क्या हो? तब मेरी जो जमीन है वो दूसरा आदमी अधिग्रहण किए हुए है, उससे अभी तक वो कोई निराकरण नहीं हो पा रहा, तो उसको मैं अपने अधीन ले सकता हूँ अभी। आप फिजिकली पोजीशन उसका नहीं ले सकते फोर्सफुली। आपका चूंकि हाई कोर्ट में केस पेंडिंग है, तो हाई कोर्ट के सामने जाके आप ये शिकायत करें। हाई कोर्ट आपको आपकी पूरी जो शिकायत है वो आपकी मेरे ख्याल से जितनी जल्दी हल कर सकता है हाई कोर्ट, और दूसरा तो कोई एजेंसी है भी नहीं हिंदुस्तान में खास तौर से। इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं। एक तो आप अर्जेंट हियरिंग के एप्लीकेशन लगा सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आपका प्रकरण बहुत पुराना हो गया है तो हाई कोर्ट में भी उन्होंने कैटेगराइज करके रखा हुआ है कि कितने पुराने प्रकरणों का कब तक निराकरण होना है। इनफैक्ट एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस सर अपने कोर्ट्स में अभी लाई भी गई थी कि उन्होंने फाइल्स के ऊपर सील स्टैंपिंग की थी कि आप ये कितने साल पुराने मैटर्स हैं। अगर आपका ये मैटर बहुत ज़्यादा पुराना है तो आप हाई कोर्ट में आप अप्रोच कर सकते हैं, अर्जेंट हियरिंग की एप्लीकेशन भी लगा सकते हैं। इसी के साथ साथ आप लीगल एड में भी अप्रोच कर सकते हैं कि आपके मैटर का निराकरण जल्द से जल्द कर दिया जाए। ये लीगल एड का ऑफिस वहाँ पर भी है जहाँ आप हैं, ग्वालियर में अभी। इसी के साथ साथ आप हाई कोर्ट में भी अप्रोच कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे भी स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी का ऑफिस होता है। और आप अपनी प्रेयर को क्लियरली लिखकर और इसी माह में अगर आप जाएंगे तो पुराने सारी चीज़ों के रेफरेंस देते हुए अगर आप प्रोसेस करेंगे तो उसे जल्द निराकरण के लिए कंसिडर किया जा सकता है। इसी के साथ अगर मैम आप इस विषय पर कुछ कहना चाहें। नहीं, आई थिंक आप लोगों ने सही सलाह दे दी है और मेरा सजेशन ये है कि आप सबसे पहले लीगल एड में जाना सबसे ज़रूरी है कि जिस व्यक्ति आपका पहले प्रॉब्लम समझे, और क्योंकि उन्होंने काफ़ी स्कैटर्ड इन्फॉर्मेशन दी है तो पहले आप जाके किसी को कानूनी सहायता लें जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होती है जी। आप जाके जो भी डालसा के ऑफिस है वहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। एक इनिशिएटिव है NLIU ने भी शुरू किया है और बहुत सारे लॉ स्कूल्स ने शुरू किया है, वो है प्रोबोनो इनिशिएटिव, प्रोबोनो इंडिया करके है जी, जिसमें आप अगर चाहें तो वहाँ का जो लोकल नंबर है अगर होगा तो आई विल गिव यू, उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं प्रोबोनो इंडिया करके। वहाँ पे आपको जो विधिक सहायता है पहले तो लॉ स्टूडेंट्स देते हैं, उसी के बाद वो ज़रूरत पड़ती है तो वो आपको प्रोबोनो से जो जुड़े हुए लीगल एड में जो एम्पैनल्ड एडवोकेट्स होते हैं, एम्पैनल्ड को भी, और जो इसी के साथ साथ वहाँ पे जो सेक्रेटरी होते हैं वो स्वयं न्यायाधीश होते हैं, वो अक्रॉस द टेबल बैठ के आपको सुनते हैं और फ्री लीगल एड के चलते वो आपको इससे संबंधित उचित विधिक मशवरा देंगे। और अगर आप चाहें तो इस मैटर को आप मीडिएशन के थ्रू भी सुलटा सकते हैं क्योंकि ये एक विन विन सिचुएशन होती है, दोनों ही पार्टीज़ को सामने बिठाकर और इस मैटर का निराकरण बहुत अच्छे से किया जा सकता है। इसकी अपील भी नहीं होती क्योंकि इसमें आप ही अपने टर्म्स डिसाइड करते हैं। इसी के साथ हम आपसे ये जानना चाहेंगे मैम कि जो प्राइवेट मेजर्स और ऑफेंसेस हैं, पुलिस पावर्स, इससे संबंधित अगर आप कुछ जानकारी देना चाहें जो नए इंट्रोडक्शन में है।
हम लोगों ने सबसे पहले जो चीज़ देखी वो थी जुरिस्डिक्शन को लेके, जो कि बात बनाया गया है। एक चीज़ जो अब नई ऑफेंस की तरीके से इंट्रोड्यूस की गई है वो है कि अगर कोई व्यक्ति पहले जो हुआ करता था कि लोग अगर कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा था तो उसके सामने जाके बैठ जाते थे, या अगर किसी भी तरीके से उनको लगता था कि जो भी पुलिस ऑफिसर है या फिर कोई भी ऐसा ऑफिसर है जो कि पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है जी उसको हम अगर रोकने की कोशिश करें तो हम कैसे कर सकते हैं। जी उसके बेसिस पे आईपीसी में सॉरी फिर मैं मेरे साथ हर बार वही होता है न्याय अभी भारतीय होगा। न्याय से भारतीय ये न्याय होना है। संहिता में एक ऑफेंस बना दिया गया है जी कि जहाँ पे भी कोई भी व्यक्ति जी अगर किसी पब्लिक ऑफिसर को उसके कार्य करने से रोकने की कोशिश करता है और उसमें अगर वो सुसाइड करने के लिए अटेम्प्ट करता है तो उसे पनिशमेंट मिल सकता है। आपसे इजाजत लूंगी, जी। एक फोन कॉल हम ले लें जी, जी, एंड देन बिल्कुल। हम इस टॉपिक को यहीं से कंटिन्यू जी, जी। करेंगे। हमारे साथ भिंड से अनुज श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं। हेलो हाँ जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। हम आपसे अनुरोध करते हैं प्लीज अपने टेलीविजन का वॉल्यूम कम करें जिससे हमें सुविधा हो आपको सुनने में। ये 498 केस में क्या कोई संशोधन हुआ है अथवा कि नहीं हुआ, जो झूठे लगे हुए हैं? नहीं हुआ कुछ भी नहीं हुआ। इसमें सर कुछ भी नहीं हुआ। बताइए। अभी अभी सुप्रीम कोर्ट ने लेटेस्ट ये बोला है कि आप इसमें संशोधन करिए। अभी लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट ने बोला ही है कि आप जो नया कानून है उसमें संशोधन करिए। नहीं है, कोई संशोधन नहीं हुआ उसमें। जी तो कुल मिला के ये था आपके क्वेश्चन का आंसर, लेकिन हम सर आपसे संक्षेप में ये भी जानना चाहेंगे कि जो झूठे मैटर्स बनाए जाते हैं, फैब्रिकेट किए जाते हैं, नए जो इंट्रोडक्शंस हुए हैं, क्या उसमें कुछ इसकी रोक के कुछ आसार नज़र आते हैं? वो देखिए, झूठे केसेस बनाने में मैं फिर वहीं वापस बीएनएसएस पे आऊँगा, क्योंकि जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को उन्होंने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का जो अथॉरिटी दे दी है ना, जी। वो इस समस्या को बहुत हद तक नियंत्रित करने में सहायक होगी। क्योंकि पहले पता चल जाएगा ना कि भाई शिकायत करी वो सही है या गलत। जी पहले तो बेचारे जो थानेदार साहब थे वो उन बाध्य थे कि एक लड़की आई, एक आवेदन शिकायत हुआ या किसी भी एक विक्टिम ने शिकायत करी और दिख रहा है कि ये संज्ञेय अपराध है या गंभीर अपराध है, तो उनको एफआईआर करना ही करना होती थी मेरे खिलाफ। अपराध किसी ने भी किया हो, लेकिन मेरी नाराजगी है, मेरे से नाराजगी है, तो मेरे खिलाफ एफआईआर करना ही करना है। लेकिन अभी उनके पास अथॉरिटी दे दी है कि भाई शिकायत तो है, शिकायत की आप जाँच करिए, जाँच करने पर पाते हैं कि नहीं श्रीवास्तव जी इन्वॉल्व हैं या शर्मा जी इन्वॉल्व हैं, तो आप अकॉर्डिंगली आगे बढ़िए। यानी इनिशियल एक सुरक्षा स्टेज दे पर दी, ही हाँ। फिल्टर कर दिया कर जाएगा दिया, हाँ। कि वो इतना वर्दी है भी कि नहीं हाँ। कि उस रास्ते वो पे आगे झूठी बढ़ा जाए। शिकायतों पर नियंत्रण लगाने का इस नए कानूनों में एक कोशिश तो की गई है। वो कितनी इफेक्टिव होती है वो बाद में पता चलेगा। कोशिश तो की गई है। उम्मीद तो ये है कि अच्छा होगा। ये एक तरीके से आपका वो जो क्वेश्चन हम अभी कंटिन्यू कर रहे थे जी। पुलिस पावर्स में, तो जी। ये एक तरीके का नया पावर इंट्रोड्यूस्ड है पुलिस ऑफिसर जी, के लिए, जी, जो जी। कि पहले एक तरीके से रिस्ट्रिक्टिव हुआ करता था कि अगर केस है तो आपको रजिस्टर करना ही है ना। अगर आप नहीं लिखते हैं तो एफआईआर अगर नहीं करते हैं तो आपके अगेंस्ट भी एक्शन लिया जा सकता था। लोगों को इतनी जानकारी होती है लेकिन पूरी बारीकी से नहीं होती, तो क्या होता है कि पहले वो पुलिस के समक्ष जाके अपना आवेदन देते हैं। अगर पुलिस उसे कंसीडर नहीं करती तो फिर लोग अपने उस अधिकार का उपयोग करने चले जाते हैं कि हम न्यायालय में सीधा जा कर के और जज साहब के समक्ष अपनी बात रखेंगे। और फिर उसके बाद में इससे ये होता है कि पुलिस कई बार बिल्कुल अप्रोप्रिएट एक्शन लेती है, लेकिन वो भी क्वेश्चनेबल हो जाती है जज साहब के समक्ष कि इन्होंने क्यों नहीं कंसिडर किया होगा। तो इन चीज़ों के लिए सेफ गार्डिंग है। फिर से हम उसी बात पे लौटते हैं। आप जो हमें बता रहे थे कि कई बार ऑफिसर्स के सामने लोग सुसाइड कमिट करने की भी धमकी देते हैं। जी, वो please complete करें। बीएनएस में उसके लिए एक अलग से प्रोविजन ही बना दिया Provision गया बना है दिया है। कि अगर आप इस तरीके का कुछ करेंगे तो वो आप किसी भी पब्लिक ऑफिसर को उसकी ड्यूटी परफॉर्म करने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ओह, तो उस कंटेक्स्ट में एक तरीके से मैं ये नहीं बोलूँगी कि वो पावर है, बट वो एक तरीके से पुलिस ऑफिसर और जो भी पब्लिक ऑफिसर्स हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए है कि अगर कोई व्यक्ति इस तरीके का अटेम्प्ट करता है तो उस प्रोविजन में ये भी लिखा गया है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर कुछ गलत होता है तो वो कभी भी पब्लिक ऑफिसर के ऊपर नहीं आएगी। ओह, जी। तो मतलब उनको इम्यूनिटी दी। पहले क्या होता Immunity था, देती, हाँ। पहले क्या होता था कि आप जो आप सुना होगा
कि वो जुआ सट्टा खेल रहे हैं, पुलिस वाला पीछे दौड़ा, वो कुएं में कूद गया, वो मर गया। हाँ जी। तो पता चला कि वो पुलिस वाले बेचारा वो पकड़ने गया था सट्टे वाले को, जुए खेलने वाले को, वो थानेदार साहब वहाँ फंसे हुए हैं, कोर्टों में पेशियां कर रहे हैं। तो ये प्रोटेक्शन उनको मिला है इसका, क्योंकि वो अपनी पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म कर रहे थे। हाँ हाँ, तो हमने कई बार उनका पेपर में पढ़ा इंटेंशन हुआ और एक्ट जो है वो कहीं ना कहीं उनकी ड्यूटी है। जी, वो गुड फेथ में किया पेपर हुआ होना चाहिए। है ना। आप मेरे घर आए हैं, मैं किसी बहुत सीनियर ऑफेंस का मुजरिम हूँ, मुझे पकड़ने हैं, तो मैंने खुद की गर्दन पे लटका खड़ा हो गया, मैं सुसाइड की धमकी दे रहा हूँ, आप चले गए, उसके बाद में भाग गया। तो ये सारी चीज़ें प्रोटेक्शन मिला है उन्हें। जी 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 जी। इसी के साथ में मैम ये जो रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस है इंक्लूडिंग एक्सपर्ट्स, ज़ीरो एफआईआर, इस विषय के संबंध में अगर आप कुछ जानकारी देना चाहें। जो हम रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस की बात कर रहे हैं वो एक अलग से एडिशन है, जो कि हम अगर बात करें कि डिजिटाइज्ड वर्ल्ड जो अभी आज हम देखते हैं उसमें कितना इम्पोर्टेंस है इस चीज़ का। अगर हम ज़ीरो एफआईआर की भी बात करते हैं तो ज़ीरो एफआईआर के साथ भी ये है कि इन केस कोई भी व्यक्ति एफआईआर अगर रजिस्टर करता है, जो पहले एफआईआर होती थी वो जुरिस्डिक्शन के बेसिस पे चलती थी, जिस एरिया में आपके अगेंस्ट ऑफेंस हुआ है या जहाँ पे कोई पार्टी रहती है वहाँ के थाने में आप रजिस्टर करते थे मैटर को। लेकिन अब जो प्रोविज़न है वो क्या चेंज करते हुए बताता है, उसने लिखा है कि किसी भी जगह पे ये किया जा सकता है रिपोर्ट। तो वो जो कंसेप्ट ऑफ ज़ीरो एफआईआर जो कि पहले केस लॉस के थ्रू हम पढ़ा करते थे या समझा करते थे, आज की डेट में उसे क्लियरली लिख दिया गया है कि किसी भी थाने में मैटर रजिस्टर किया जा सकता है। एडिशनली जब हम इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की बात करेंगे तो ये एफआईआर अब फ़ोन पे अगर रिकॉर्ड की जा रही है तो उससे राइट डाउन किया जाएगा और अगले 3 दिन तक उसकी एक कॉपी आपको दे दी जाएगी, जो कि डिजिटाइज्ड सिग्नेचर करा लिए जाएंगे। जी 3 दिन का समय है उसमें। जी, कि ऐसा नहीं है कि आपने फ़ोन पे कोई अगर ऑफेंस हुआ है वो रजिस्टर नहीं करते हैं क्योंकि कोई है नहीं सामने साइन कराने ऐसा के लिए। होता है। तो वो ज़ीरो एफआईआर, सपोज मैं एग्जांपल देती हूँ, आप ट्रैवल ही कर रहे हैं, आपका सामान चोरी हो गया है, तो आप उस समय पे पहले जाएंगे कि पहले रेलवे के थाने के पास जा रहे हैं, फिर वो आपको बता रहे हैं कि आपका नियरेस्ट आप कहाँ रहते हैं, सामान कहाँ खोया था, डेस्टिनेशन कहाँ जाएगा मैटर। तो वो आप फ़ोन करके भी अगर रिपोर्ट करते हैं तो वो लिखा जाएगा और सब्जेक्ट टू द इंक्वायरी के प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है, लेकिन उसके बाद 3 दिन के अंदर वो आपसे साइन करा के आपको कॉपी प्रोवाइड करी जाएगी, जो कि एक तरीके से बड़ा स्टेप है और बहुत अच्छी पहल पहल भी है, क्योंकि हम अब जो देख रहे हैं कि हर व्यक्ति तुरंत थाने में भी नहीं पहुंच पाता है। कई बार कुछ महिलाएं रहती हैं, बच्चे रहते हैं, पीड़ित हैं, लेकिन वो जा नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनके घर में या तो डर है या कुछ और कारण है उनके ना जाने का। सनसेट और सनराइज वाला भी एक टाइमलाइन होता है जिसमें कि महिलाएं नहीं जा सकती हैं थाने में। पर वो मतलब एज अ विटनेस या फिर उनको अगर अक्यूज बनाया जाता है, लेकिन अगर वो जाना चाहती हैं तो वो खुद नहीं जा पा रही हैं, वो एक फ़ोन पे भी रजिस्टर कर सकती हैं, ईमेल भी कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से शिकायत कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम यानी एक फुल फ्लेजेड मॉडर्न तरीके से जिस तरह से क्राइम्स किए जाते हैं उसी तरह से उसी स्टैंडर्ड पर जो है सेफगार्डिंग भी की करने के लिए जाएगी। अमेंडमेंट किया गया। जी जी जी। बेल को लेकर सर अगर आपको कुछ प्रावधान हमें बताना चाहें। बेल जी इसको लेकर बेल बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन के से इसको सोर्स को लिया है। बेल माने किसी की पर्सनल लिबर्टी को कर्टेल करने के राइट दिए गए हैं जुडिशरी को, अदालतों को। जी तो ये माना जाता है कि किसी की पर्सनल लिबर्टी जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है, तो उसको कर्टेल करने के लिए जो प्रोविजन दिए गए हैं, पहले भी बेल की व्यवस्था थी और अभी बेल की व्यवस्था थी। जी इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज होती हैं वो संबंधित एक्यूज्ड या जो चार्ज जिस पे लगा होता है उस आदमी को अरेस्ट करती हैं। जी अरेस्ट करने के बाद जब वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास लाती हैं 24 घंटे के अंदर, तो उनको ये बताना होता है कि हमें इसका कस्टोडियल इंटरोगेशन क्यों ज़रूरी है। सर आपसे इजाज़त लूँ, एक फ़ोन कॉल ले। हाँ ले लीजिए। हमारे साथ सागर से रोशन जी जुड़ रहे हैं। हेलो, सवाल पूछिए। रोशन जी सुन पा रहे? सवाल पूछिए, स्वागत है आपका। जी जी मैडम नमस्ते। नमस्ते। मेरा सवाल ये है, कमरे का ताला आला तोड़ के घर गृहस्थ की दुकानदारी का सामान चोरी करके गायब कर दिया था 31/12/8 को। इसके बाद मैंने RTI लगा के जानकारी निकलवाई, तो 17/6/9 में मैं पुलिस जांच में वहाँ पे अधिपत्य में हूँ। अब पुलिस से मैं
शिकायत कर रहा हूँ कि मेरे कमरे ताला वाला तोड़ के सब गृहस्थी का सामान चोरी कर लिया है, तो उस पर FIR करो आप। तो FIR नहीं कर रहे, ना जांच कर रहे किसी प्रकार की। जी सर, क्या आपने बताइए? तारीख 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 क्या बताई है आपने सर? 31/8 को पंचनामा बनाया था। 2008? हाँ। तो 2008 से 2024 तक आप क्या कर रहे थे? नहीं, मैं जल्दी से संपर्क में हूँ पुलिस से। जी। हर जगह मैंने शिकायतें की, प्रधानमंत्री तक मैंने शिकायतें की, लेकिन ये कोर्ट में आपने शिकायत करी? कोर्ट में शिकायत करी आप? कार्रवाई नहीं कर रही उस पर। सुनिए, कोर्ट में शिकायत करी? 2 महीने का अंतराल नहीं हुआ 15 साल में कि मैंने पुलिस से या प्रशासन से संपर्क नहीं किया हो। आपने कोर्ट से शिकायत करी? कोर्ट से? रोशन जी, आपने क्या कोर्ट में इसकी शिकायत करी है? नहीं, कोर्ट में उससे संबंधित एक दूसरा फर्जी बाड़ा किया था, तो वो नहीं, आप एक काम करो, आप अदालत जाओ, कोई आपके परिचित वकील से संपर्क करो और जो आपकी शिकायत है वो अदालत में सीधे शिकायत लगा दो, तो अदालत एक्शन लेगी, अदालत कार्रवाई करेगी, है ना? कोर्ट में मैंने कहा था तो वो कहने लगी कि पुलिस ने दूसरे मामले में जो FIR दर्ज की है उसी पर कार्रवाई करेंगे हम। उसमें चोरी की FIR में चोरी का उल्लेख नहीं है, ना चोरी की कोई धारा जुड़ी है। अब पुलिस ने है तो पुलिस उधर जांच ही नहीं कर रही अभी तक। अरे, अदालत के पास अधिकार है, अगर पुलिस जांच करके चोरी से संबंधित कोई तथ्य लेके अदालत में नहीं आती तो आप अदालत को ये बात बताना, तो अदालत भी जोड़ देगी ये धाराएं। जी बिल्कुल, अदालत के पास पावर है कि वो ये धाराएं जोड़ सकती है, चाहे पुलिस जोड़े ना जोड़े। अदालत को अगर आप बताओगे कि नहीं साहब हमारे साथ ये काम भी किया गया, ये अपराध भी हुआ है, चोरी भी हुई है, तो चोरी की धाराएं अदालत जोड़ देगी आपकी। आप इतने परेशान ना हो, है आप ना? न्यायालय के समक्ष जब अपनी ये प्रेयर लेकर जाएंगे, ये प्रार्थना आप न्यायाधीश महोदय से जब करेंगे तो वो इसमें एडिशंस कर सकेंगे। ये था आपके क्वेश्चन का आंसर। सर, इनकी कॉल के पहले आप हमें कस्टोडियल इन्वेस्टिगेशन के बारे में हाँ। बता रहे थे। FIR होने के बाद जी एक्यूज्ड के या जिसके खिलाफ शिकायत हुई है उसे पुलिस अरेस्ट करती है। जी अरेस्ट करने के 24 घंटे के अंदर वो संबंधित मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश करती है, जी और मजिस्ट्रेट के सामने वो या तो जुडिशियल रिमांड मांगते हैं या पुलिस रिमांड मांगते हैं। पुलिस रिमांड का पर्पज़ ये होता है कि उस संबंधित व्यक्ति से उस केस से रिलेटेड कोई एविडेंस कलेक्ट करना होते हैं, इसलिए रिमांड मांगी जाती है, पुलिस रिमांड। अगर ज़रूरत नहीं होती तो जुडिशियल रिमांड मांगी जाती है, वो जेल चला जाता है। अब इस समय अधिकार उत्पन्न होते हैं जो संबंधित व्यक्ति है जिसे पुलिस ने अरेस्ट किया है, और वो अधिकार उत्पन्न होते हैं जिससे बेल का अधिकार बोला जाता है। जी जी तो वह संबंधित अदालत में वो व्यक्ति जिसे अरेस्ट किया गया है, गिरफ्तार किया गया है, वो अदालत जाता है, अदालत से बताता है कि सर मेरे अगेंस्ट ये अपराध है, लेकिन ये अपराध का आरोप मुझ पर झूठा लगा है और मैं कहीं भागूंगा नहीं, मैं कहीं फरार नहीं होऊंगा, मैं इन्वेस्टिगेशन को या जांच या विवेचना को प्रभावित नहीं करूंगा और ना ही किसी साक्षी को डराऊंगा या धमकाऊंगा। ऐसी स्थिति में अदालत उसको जब तक के उसकी विवेचना चल रही होती है केस की और उसका ट्रायल शुरू होने वाला होता है, तब तक के लिए उसे जमानत पर रिहा कर देता है। जी तो इसका मतलब है अदालत की कस्टडी में इनडायरेक्टली वो रहता है, अदालत के सामने उसे बेल बॉन्ड्स और जो जमानत होती है वो पेश करना होती है। तो ये बेल का कॉन्सेप्ट है वो पर्सनल लिबर्टी से जुड़ा हुआ है कि किसी भी आदमी को आप अननेसेसरी उसकी जो स्वतंत्रता है उसको बाधित नहीं करेंगे, इसलिए जमानत का प्रावधान किया गया है। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स भी हैं जिसमें कोट किया गया है कि बेल इज अ राइट, जेल इज नॉट। एक्सेप्शन जी, ये एक्सेप्शन है जी। क्योंकि ये अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है और लोग जब परेशान होते हैं तो वो ये अधिकारों के बारे में याद रखना भूल जाते हैं। कहीं ना कहीं ये हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपडेटेड रहें और हमारे जो भारतीय कानून हैं, भले ही आप विधि के छात्र हों या ना हों, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ों की जानकारी हम सभी को होना चाहिए। इसी के साथ मैम हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो टाइमलाइन और जुरिस्डिक्शन का रेफरेंस आपने बातों में दिया था वो जी, किस जी। हवाले से था? जो मैं टाइमलाइन की बात कर रही हूँ, ये पहले जो प्रोसीजर्स है उनमें यही होता था, जो हम एक डायलॉग काफ़ी फेमस है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। जी वो चीज़ एक तरीके से हमारे यहाँ मतलब आप भी प्रैक्टिस करते हैं, सर भी प्रैक्टिस करते हैं, वो
अडॉप्ट कर लिया गया था कि हाँ मतलब ये केस इतना टाइम तो लग ही जाएगा कहीं करने ना में। कहीं ये फिल्म का एक बैड इन्फ्लुएंस है जी, मतलब जो हम लोगों कि ने उसे अडॉप्ट कर लिया था अपने कल्चर में कि Thought हाँ इतना process टाइम में। तो लगेगा, ड्यू प्रोसेस पे इतना टाइम तो लगता ही हाँ। है। जो नए प्रावधान इंक्लूड किए गए हैं वहाँ पे सब जगह अलग अलग सेक्शंस में दिया हुआ है कि कहाँ हमें ज़रूरत पड़ती है तो इतने दिनों के अंदर ट्रायल कंप्लीट हो जाना चाहिए या इतने दिनों के अंदर समरी ट्रायल कंप्लीट हो जाना चाहिए। वाओ। जैसे अगर हम बात करें जो पुलिस ऑफिसर्स के पास में पावर रहता है या फिर मजिस्ट्रेट्स के पास पावर रहता है कि गुड बिहेवियर या पीस कीपिंग के लिए प्रोविजंस रखे जाएं, उनको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने के लिए कोशिश की गई है। ये टाइमलाइन अगर हम देखेंगे तो हर जगह ट्रायल का अमाउंट के लिए टाइम कितना है, जो कि हम जितने भी नए अमेंडमेंट्स भी इससे पहले देख रहे थे, चाहे हम 2018 के अमेंडमेंट्स देखें या 13 के, एक तरीके से टाइम लाइन के मतलब ये है कि वो लिमिट कर दिए गए हैं। इतने टाइम के बाद आप इस चीज़ को आगे नहीं बढ़ाने की कोशिश करेंगे। वो एक तरीके से हम अगर देखें काउंटर प्रोडक्टिव अगर नहीं होता है कि फिर जल्दी इन्वेस्टिगेशन होगी, जल्दी ट्रायल होगा, तो एविडेंसेस पे भी उसका असर पड़ता है। बट इस चीज़ के कारण ये भी है कि कोर्ट्स और इवन ऑफिशियल्स आर कैजुअल कि हाँ ठीक है इतने दिन में ये तो मैटर आपका, आप अगर डिवोर्स के लिए जा रहे हैं या किसी दूसरे डोमेस्टिक इंसिडेंट के लिए जा रहे हैं 3 साल आपको लग जाएंगे। हाँ। वाला इशू कहीं ना कहीं जिन लोगों को सच में ज़रूरत है उस अधिकार को सदुपयोग करने की, वो भी डिमोटिवेटेड हो जाते हैं। डिमोटिवेटेड, जैसे अभी सर ने बताया कि अभी फ़ोन कॉलर जो थे हमारे 2008 का मैटर चल रहा है, जो कि आज तक 2024 में पेंडिंग है, जिसमें उन्होंने पता करने की कोशिश करी। आपको इंटरप्ट करूंगी, एक फ़ोन कॉल ले लूं? जी जी बिल्कुल। ये हमारे साथ हमारे कॉलर जुड़ रहे हैं, परमान सिंह राणा जी ग्वालियर से। जी स्वागत है आपका कार्यक्रम में, सवाल पूछिए। नमस्ते मैडम। नमस्ते। जैसे हाँ जी मैडम नमस्ते। जी जी सवाल पूछिए। मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे सर कि जैसे अपने कोई शिकायत, जमीन संबंधी शिकायत है अपनी, अब तहसीलदार एक टीम के जाते हैं, वो लोग सुनवाई नहीं करते हैं, कई बार एप्लीकेशन दे चुके वो सुनवाई नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए अपन कोर्ट में जाना चाहें तो कोर्ट में काफी समय लगा देते हैं, कोर्ट तत्काल एक्शन ले, ऐसा क्या कोई नियम बन सकता है? होता है वही? जी सर आप क्या कहेंगे? ये तहसीलदार साहब को आप क्या शिकायत करने गए थे? मुझे आप स्पेसिफिक बताओगे, क्लियर बताओगे तो बता पाऊंगा आपको। तहसीलदार साहब का तो नामांतरण के लिए गए थे आप, या बंटवारे के लिए गए थे आप, या आपको किसी ने बेकब्जा कर दिया उसलिए गए थे? किस काम से गए थे तहसीलदार साहब के पास आप? मूल प्रार्थना बताएं, आप क्या करना चाहते हैं? जैसे हाँ जैसे नहीं, अपनी शिकायत बताओ ना, आपकी समस्या बताओ। आप हम आपसे निवेदन करेंगे जमीन पे कब्जा कर लिया उसके थोड़ा लिए जल्दी बताएं जब प्लीज। जमीन पे कब्जा कर लिया है, जमीन पे कब्जा कर लिया उसके लिए गए थे हम। हाँ, और तहसीलदार को भी दिया, एसडीएम को भी दिया है। जमीन आपकी है? जी सर। तो आप थाने में रिपोर्ट करो, और थाना अगर नहीं सुनता तो अदालत में चले जाओ आप। नहीं तो अब अदालत में क्रिमिनल मामले में जाना है। काम से है जी। तो अदालत में कई काफी समय लगा देते हैं। नहीं लगेगा इस केस में, नहीं लगेगा इस केस में, नहीं लगेगा। अदालत तक पहुंचने के लिए जैसा कि आपको जी बताया जा रहा है हमारे गेस्ट एक्सपर्ट के थ्रू, आप सबसे पहले, क्योंकि उस ज़मीन के आप मालिक हैं, आप सबसे पहले एफआईआर करिए, और फिर उसके बाद अगर वहाँ भी आपको नहीं सुना जाता है तो फिर आप न्यायालय के समक्ष अपनी प्रेयर लेके जाइए, आपको ज़रूर सुना जाएगा। मैम हम आपसे संक्षेप में ये जानना चाहेंगे, एज अ मैसेज क्या कहना चाहेंगे आप आज के विषय से संबंधित? संक्षेप में पहली चीज़ जो कि मुझे लगता है कि हमारे आगे, मतलब जैसे हम बोलते हैं दूरदर्शिता की तरीके से इस लॉज में इंक्लूड की गई है, जो कि हमने सबसे पहले कॉलर के साथ ही इंट्रोड्यूस की थी, वो था इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स का रिकग्निशन। इससे पहले हम आईपीसी और सीआरपीसी एविडेंस और आईटी एक्ट में जूझते रहते थे कि कहाँ से रिकग्निशन आएगा, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं उसको लेके। तो वो एक सबसे ज़्यादा वेलकमिंग पार्ट है इस नए इंट्रोडक्शन का, अमेंडमेंट्स का। साथ में जो जुरिस्डिक्शन को लेके हम लोग बात कर रहे थे, स्पेशली जो कि लेटर इशू किया जाता था इससे पहले, सेक्शन 112 एंड 113 में अभी इंट्रोड्यूस किया गया है कि हमारी पुलिस भी बाहर जाके इन्वेस्टिगेट कर सकती है, वो भी बाहर वाले भी आके हमारे अगर लेटर के रिक्वेस्ट के साथ में आ सकते हैं करने के लिए।
हाँ। ये एक बहुत अच्छा एडिशन है। और इंट्रोडक्शन ऑफ जो 2 बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्राइम्स है, मैं सिर्फ उन्हीं दोनों की बात करूंगी। पहली चीज़ है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का डेफिनेशन, हाँ। जो कि सिंडिकेट के तरीके से एक डिस्क्राइब सिंडिकेट की है। तरह काम करता है और जी। वो एक अलग ही डायरेक्शन में चला जाता है। हाँ जी। हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि ये जितने भी कानून हैं जिसमें एकेडमिकली आपने आज हमारा ज्ञानवर्धन किया और उसी के साथ प्रोसीजर के बारे में सर आपने हमको जानकारी दी, हम हमारे सभी दर्शकों से यही अनुरोध करना चाहेंगे कि बीइंग सिटीज़न ऑफ इंडिया आप पुराने लॉज और नए लॉज की जानकारी वक्त वक्त पर पढ़ते रहिए। आप सोशल मीडिया और नेटवर्क पर इतनी सारी चीज़ों के सब्सक्रिप्शन लेते हैं, क्यों ना आप कुछ ऐसे सब्सक्रिप्शंस भी लें कि आप अपडेट होते रहें कि आपके सुरक्षा में कौन कौन से नए कानून लाए गए हैं और आपके पास क्या क्या अधिकार हैं। इसी के साथ अपनी जिम्मेदारी भी ना भूलें। थैंक यू सो मच मैम, आपने कीमती वक्त निकाला। एंड सर आपके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप दोनों ने कीमती वक्त निकाला और आप हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए। हम आशा करते हैं कि आज का ये अंक आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगले मंगलवार ज़रूर देखिए कार्यक्रम कानूनी सलाह। इसी के साथ हम आपको दोबारा याद दिलाना चाहेंगे, वोट ज़रूर दीजिए, अभी भी वक्त है। अगर आप नहीं पहुंच सके अपने पोलिंग बूथ तक तो अभी भी जाइए, अभी भी वक्त बचा है, नहीं तो आप मिस कर जाएंगे। ये एक बहुत अच्छा अवसर है अपनी पसंद की सरकार को चुनने का। थैंक यू सो मच। हमारी पूरी टीम की ओर से नमस्कार, मेघा तिवारी की ओर से भी नमस्कार।